प्रोजेक्शन को आज जो है बतलाएंगे आपको। उसमें हमारे यहाँ से जो फ्रेंचाइजी दी जाती है उसमें जो ईएसपी दी जाती है वो हम उन बच्चों को करवाते हैं जिन बच्चों का पहले हम मिड ब्रेन एक्टिवेशन कर देते हैं, जो 5 साल से 16 साल की आयु के बीच में हैं, उनका पहले मिड ब्रेन एक्टिवेशन का वर्कशॉप कराया जाता है। उसमें जब प्रॉपर रिजल्ट आ जाते हैं, इफेक्टिव रिजल्ट्स आ जाते हैं, तब फिर हम उसे ईएसपी का वर्कशॉप करवाते हैं। ईएसपी के वर्कशॉप को प्रॉपरली कर देने के बाद में बच्चे में ये काबिलियत आ जाती है कि वो दराज के अंदर रखी हुई चीज को भी देख सकता है, आंख पर पट्टी बांध कर देखता है, एक कमरे में बैठा हुआ दूसरे कमरे के अंदर क्या कुछ हो रहा है उन चीजों को वो देख सकता है। तो एक विचित्र किंतु सत्य साइंस है जिस पर अभी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा। जैसे कभी एरोप्लेन बनने के लिए कहा गया था कि एरोप्लेन हवा में उड़ेंगे, साइकिलें हवा में उड़ेगी, लोगों को विश्वास नहीं हुआ था। ऐसे ही आज ईएसपी पर पूरी तरह विश्वास नहीं हो रहा है। जब से जॉब सिल्वा ने 1962 से अपना अध्ययन किया तो बहुत लोग अभी इससे जागरूक हो गए हैं और इसकी सत्यता को परख चुके हैं, लेकिन फिर भी क्या है, अभी पूरी तरह लोगों का इस पर विश्वास नहीं बना है। यद्यपि ईएसपी जो टेक्निक है, एक्स्ट्रा सेंसरी प्रोजेक्शन, अब अपन इसको नाम देते हैं इफेक्टिव सेंसरी प्रोजेक्शंस। ये इफेक्टिव सेंसरी प्रोजेक्शंस की जो टेक्निक है वो हम जो बच्चों को कराते हैं उसका एक शेड्यूल तय है, उसका एक सिस्टम तय है, उसका एक डिस्कोर्स तय है, उसके तहत हम बच्चों को करवाते हैं और उसमें बाकायदा बड़े शानदार रिजल्ट आते हैं। बच्चा पूरी अपनी किताब को याद कर लेता है। बच्चा जो है किसी ढक्कन के नीचे कोई चीज रख दो तो उसको बतला देता है क्या है। कहने का तात्पर्य है कि कुछ दूसरे डायमेंशन की बातें भी जो है बच्चे के समझ में आने लगती है। अपना उसके पीछे मूल कारण मात्र इतना ही रहता है जिसके लिए अपन ईएसपी बच्चों को करवाते हैं कि उनकी मेमोरी और ज्यादा बढ़ जाए, उनका इंट्यूशन बढ़ जाए, ताकि क्या है कि बच्चे को ये मालूम चलने लग जाए कि भविष्य में मेरे को किस फील्ड में कैरियर बनाना है, भविष्य में आने वाली परीक्षाओं की मुझे किस तरह से तैयारी करनी है, भविष्य के मेरे रिलेशंस मुझे कैसे बनाने हैं, भविष्य में मुझे क्या बनना है, क्या करना है, कैसा जीवन जीना है, उन सब के बारे में वो एक सटीक और प्रामाणिक अनुमान लगा सके। अपना मात्र इतना ही उद्देश्य है। लेकिन आज मैं थोड़ा उससे हट करके आपको बतलाऊंगा कि एक आम आदमी जो भी मेरी बात सुन रहा है, जो भी व्यक्ति मेरी बात सुन रहा है, वो इसका किस तरह से लाभ उठा सकता है, क्या लाभ उठाएगा। तो मैं बताऊं कि ईएसपी की टेक्निक जो अभी मैं आपको बतलाऊंगा, इफेक्टिव सेंसरी प्रोजेक्शन की टेक्निक, इससे जो है आप 3 लाभ उठा पाएंगे। पहला तो है कि आपकी इंट्यूशन पावर डेवलप हो जाएगी। इंट्यूशन पावर डेवलप हो जाएगी का मतलब आपके आंतरिक प्रतिभाएं जागृत हो जाएगी और आप उनके आधार पे सटीक डिसीजन ले पाएंगे। और जब पाएंगे तो आपके जीवन में जो है सफलताएं आनी आरंभ हो जाएगी। दूसरा जो है, आप लवेबल एंड लवली इंसान बन जाएंगे, आप प्रिय व्यक्ति बन जाएंगे, लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे और प्लीजिंग एंड स्माइलिंग आपकी पर्सनैलिटी हो जाएगी। क्योंकि अब ईएसपी के जरिए आप सामान्य फिजिकल धरातल पे या फिजिकल डायमेंशन की बजाय आप स्पिरिचुअल डायमेंशन का थोड़ा बहुत टेस्ट ले चुके हैं। इसलिए क्या है, ये ऐसे ही समझिए जैसे कि कुछ लोग कहते हैं ना, संत महात्मा कहते हैं संभवी की क्रिया और श्री विद्या की क्रिया करने से आदमी प्लीजेंट हो जाता है, आदमी खुशनुमा रहता है, खुश नसीब भी के साथ रहता है, खुशहाल रहता है। वो की वो बात जो है ईएसपी में होती है। बस वहां वो आध्यात्मिक पुट उसमें अधिक है। अपन ने इसको साइंटिफिक प्लस आध्यात्मिक दोनों मिलाकर के एक व्यवहारिक मॉडल को तैयार किया है। इसकी सबसे पहले शुरुआत जहां से मैंने की, जॉब सिल्वा नाम के एक व्यक्ति अमेरिका में हुए। उन्होंने 22 साल तक मेहनत की और हजारों लोगों पर इसका प्रयोग किया।
प्रयोग करने के बाद में डाटा को कलेक्ट किया, उन डाटा की स्टडी करी, एक डॉक्यूमेंटेशन किया, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किया, रिसर्च वर्क किया और उसके बाद में अमेरिकन राष्ट्रपति को ये लिखा कि हमारे पास में ऐसी टेक्निक्स है, आप हमसे खरीद लें। लेकिन जवाब कुछ अरसे बाद डिफेंस के यहाँ से आया, उनके डिफेंस सेक्रेटरी ने, राष्ट्रपति ने डिफेंस सेक्रेटरी को रेफर कर दिया और डिफेंस सेक्रेटरी के यहाँ से जवाब आया कि अभी फिलहाल वक्त है, हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए अभी हम इसको नहीं ले सकते, बाद में विचारेंगे। खैर उसके बाद में कई वर्षों बाद जब जॉब सिल्वा की डेथ हो गई और उनके लड़के ने सारे जो डाटा थे उनको सुरक्षित रखा और उस डॉक्यूमेंटेशन को भी सुरक्षित रखा और अचानक एक दिन उनके पास में डिफेंस सेक्रेटरी से लेटर आया कि आपने जो कुछ भी ये रिसर्च वर्क कर रखा है, आप हमें $50 लाख के अंदर विक्रय कर सकते हैं क्या? तो उस लड़के ने हाँ भर ली और ये डिफेंस में चला गया। तब से अमेरिकन डिफेंस यानी पेंटागन के अंदर इस पर बाकायदा काम किया जाता है और बाकायदा इसका उपयोग किया जाता है विभिन्न प्रकार की चीजों का। अब इसके उपयोग के पीछे गणित क्या है वो मैं आपको थोड़ी बतलाऊं। अगर अपन ये मानते हैं, जो कि मैं कई बार कह भी चुका हूं, क्यों मैं 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का इंटरनेशनल ट्रेनर हूं, तो सेकंड हैबिट जो है बिगन विद एंड इन माइंड, ये कहती है कि हर वस्तु की रचना 2 स्तर पर होती है। पहला कहलाता है मानसिक स्तर और दूसरा कहलाता है भौतिक स्तर। मानसिक स्तर, जैसे मान लो ये बिल्डिंग बनी होगी तो सबसे पहले इस पर मानसिक स्तर पे विचार किया गया और विचार करने के बाद में जो है इसका एक नक्शा बनाया गया, ब्लूप्रिंट बनाया गया और बाद में धीरे धीरे इस बिल्डिंग को बना दिया गया। इसको कहते हैं फर्स्ट क्रिएशन। ये जो मानसिक संरचना बनी और इसको अपन ने कागज पर उतार दिया, ब्लूप्रिंट के रूप में बना दिया, ये कहलाती है फर्स्ट क्रिएशन। अब मित्रों मेरा यह कहना है, अगर किसी भी लेवल पे किसी की भी फर्स्ट क्रिएशन बन गई है तो उसको इस ईएसपी के द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता है, जाना जा सकता है। अगर फर्स्ट क्रिएशन नहीं बनी है तो वी आर वेरी सॉरी, अभी ईएसपी इस मुकाम पर नहीं पहुंची है कि भविष्य की कोई बात बतला दे 5 साल तक। हाँ, अगर उसकी कोई ब्लूप्रिंट बन गया है, चाहे वो उन लोगों के दिमाग में ही है या कहीं और है, जैसे क्या है आतंकवादी लोग अपने कोई भी गतिविधि करने से पहले एक प्लान बनाते हैं, ब्लूप्रिंट बनाते हैं, अगर वो ब्लूप्रिंट बन गया है तो उसको इस गतिविधि के जरिए, ईएसपी के जरिए पहचाना जा सकता है। यदि किसी ने चोरी करने के उद्देश्य से भी कोई प्लान बना ली अथवा किसी अन्य व्यक्तियों ने कोई यानी पॉजिटिव प्लान भी बनाई है और वो प्लान बना ली, कागज पे उतार ली, यानी वो फर्स्ट क्रिएशन हो गया। तो इस फर्स्ट क्रिएशन को ईएसपी के द्वारा पकड़ा जा सकता है और इसमें न तो समय है और न ही दूरी है। अगर 10 साल पहले भी कोई ऐसी प्लान बनी हुई है ब्लूप्रिंट तो उसे भी जाना जा सकता है, और अगर 10,000 किलोमीटर दूर पर भी बना हुआ है तो भी जाना जा सकता है, और समय और दूरी जो है इसमें मायना नहीं रखती है। तो ईएसपी अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और अमेरिकन सेना में जब इसका उपयोग हो रहा है तो नेचुरली प्रमाणिक चीज है। अब मैं आपको ये बतलाऊं कि इसके पीछे साइंस क्या है। इसके पीछे ये है कि अपना जो ब्रेन है ना, सारा खेल ब्रेन का है, माइंड का खेल है। अपना माइंड जो है सामान्यतः वाइब्रेट करता रहता है। अगर ये 14 साइकिल पर सेकंड वाइब्रेशन हो इसके न्यूरॉन्स में तो अपन कहते हैं कि वो व्यक्ति बीटा लेवल पर है, यानी वो व्यक्ति फिजिकल डायमेंशन में काम कर रहा है। सामान्यतः अपन सभी लोग यही काम या भावावेग में आके इमोशन से काम करते हैं, नॉट कंट्रोल्ड इमोशन। कंट्रोल्ड इमोशन है तो वो अगली पायदान होगी। अभी क्या है, जब अपने में कोई आवेग उठा, गुस्सा आया और अपन ने कोई एक्शन ले लिया,
या कोई मोह जागृत हुआ, बच्चे के लिए कुछ कर लिया, या फीलिंग किसी में रिवेंज की आई और अपन ने कर लिया, ऐसे किसी भी अगर अपन ने कोई भी किस्म का ऐसा जो इमोशन है उसमें भाव में बह करके आवेश में आकर के कोई काम किया, तो भी अपन क्या है, बीटा फिजिकल डायमेंशन पे हैं। और अगर अपन ने जो है कोई तर्क के आधार पे, लॉजिक के आधार पर भी अपन ने कोई निर्णय किया, कोई काम की, आंकड़ों के आधार पे, भाषा के ज्ञान के आधार पे, मैथमेटिक्स के आधार पे और किसी भी तरह की कंपिटेंस के आधार पे अगर अपन ने कोई काम किया, तो भी अपन क्या है, बीटा लेवल पे। सामान्यतः आदमी के दिमाग के जो न्यूरॉन्स है वो 14 साइकिल्स पर सेकंड पे घूमते रहते हैं। फिजिकल डायमेंशन पे काम कर रहा है, ये आदमी बुद्धिमान है और बुद्धिमानी से अपने निर्णय करता है। अगर ये ज्यादा बढ़ जाते हैं, और अगर मान लो कोई व्यक्ति 14 से बढ़ा करके 20 साइकिल्स पर सेकंड पे करता है, तो वो हाईली यानी टेंशनाइज्ड व्यक्ति है। वो क्या है कि इतना हाईली टेंशनाइज्ड है, इसलिए अपन उसका जिक्र नहीं करेंगे। अपन एक सामान्य व्यक्ति जो है वो 14 साइकिल पर सेकंड एवरेज इतना ही रहता है। अब ये है कि अगर अपन किसी क्रिया से, किसी तरीके से, जो कि हम बाइनोरल मैजिक के जरिए अपन बच्चों में मिड ब्रेन एक्टिवेशन में करते हैं, ईएसपी हम बच्चों को सिखाते हैं, तो व्यवस्थित टेक्निक्स है, एक सिस्टम है, उससे करते हैं। आपको मैं बताऊं, अगर किसी भी टेक्निक से इसको कम कर लिया जाए और इसको अपन ले आए 14 और 7 के बीच में, यानी कि लगभग एवरेज 10 साइकिल्स पर सेकंड पर ले आए, तो ये कहलाता है अपना जो है एक अलग ब्रेन कहलाता है। और ब्रेन का लेवल अलग, इसे अल्फा माइंड कहा जाता है। ये अल्फा माइंड का धरातल है, ये अल्फा माइंड का पैराडाइम है, ये अल्फा माइंड की सरफेस है जहां पर व्यक्ति का दिमाग काम करता है। अगर अपन इसे और नीचा ले जाएं, और नीचा ले जाएं, तो अपन करीबन यानी 7 से नीचे आ जाएं, 4 तक आ जाएं, 7 और 4 के बीच में साइकिल्स पर सेकंड पर आ जाएं, तो ये कहलाता है थीटा ब्रेन। ये थीटा माइंड है, ये बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस का टाइम है। अगर किसी को अपन ने इतनी नीची फ्रिक्वेंसी ला दी कि वो थीटा लेवल पे है, तो आप चाहे उसके दांत को जो है ना अपन उसे बन के निकाल दें, यानी आराम से डेंटल सर्जरी की जा सकती है और आपको सर्जरी में बेहोश नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने इतना नीचा ब्रेन को किसी भी तरीके से कर दिया, तो बिना दर्द के पेनलेस जो है सर्जरी की जा सकती है। अगर अपन उससे भी नीचा ले जाएं, 0.5 से लेकर के 4 साइकिल पर सेकंड तक ले जाएं, तो वो कहलाती है डेल्टा, डेल्टा लेवल कहलाता है। वो डेल्टा लेवल का जो पैराडाइम है वो डोरवे ऑफ स्पिरिचुअलिज्म है। उसके आगे अगर अपन चलेंगे तो स्पिरिचुअल फील्ड है, वो स्पिरिचुअल डायमेंशन है। अब अपन जो है अगर स्पिरिचुअल डायमेंशन में जाएंगे, तो अपन एक काल्पनिक जगत में, एक ऐसे जगत में चले जाएंगे जिसमें से अपन कुछ निकाल नहीं पाएंगे। स्पिरिचुअल पैराडाइम में और सब अच्छाइयां हैं, आदमी बहुत व्यक्तिगत रूप से खुश रहता है, लेकिन उसको अपन फिर फिजिकल लेवल पर नहीं ला सकते। और बीटा जो है उसमें फिजिकल लेवल पे अपन काम कर सकते हैं, लेकिन जो स्पिरिचुअल पावर्स है वो नहीं आ सकती। तो अपन एक बीच में जो लेवल है, सेंटर जो है, जिसे कि अल्फा माइंड कहते हैं, वहां पर अपने न्यूरॉन्स के स्पीड को लाते हैं। अल्फा माइंड, जब अल्फा माइंड यानी 10 साइकिल पर सेकंड पर अपन किसी भी क्रिया से, जो कि क्रिया भी मैं सिखलाऊंगा, उस क्रिया से अगर आप अपने माइंड को 10 साइकिल्स पर सेकंड एवरेज पर ले आते हो, तो ये अल्फा माइंड का पैराडाइम कहलाता है, अल्फा माइंड का डायमेंशन कहलाता है। इस डायमेंशन की क्या विशेषता है कि ये स्पिरिचुअल में से तो पावर निकाल लेगा और अपन इसको फिजिकली इसका उपयोग कर पाएंगे। और एक आदमी की ऐसी स्थिति होगी, कैसी स्थिति होगी मैं बताऊं। अल्फा माइंड में जब अपन होते हैं तो न तो पूरी गहरी नींद में होते हैं,
और नहीं पूरे जागृत होते हैं, यानी आधी उनिंदी सी नींद होती है ना, वो स्थिति जो है अल्फा माइंड की कहलाती। अल्फा माइंड में जब व्यक्ति होता है और बार बार प्रैक्टिस की जाए तो आदमी बहुत अधिक समय तक अल्फा माइंड में रह सकता है, और कई कई लोग 24 घंटे भी अल्फा माइंड में रह सकते हैं। अल्फा माइंड और बीटा माइंड में क्या फर्क है मैं आपको बताऊं। बीटा माइंड के व्यक्ति की तो ये नियत रहती है कि आई प्रे ऑन अदर्स, मैं दूसरों का शिकार कर लूं, दूसरे जो है लाभ कम उठाएं, मैं ज्यादा लाभ उठा लूं। वहां मानसिक स्तर ये रहता है कि मैं अधिक से अधिक लाभ उठाऊं, अभाव की मानसिकता रहती है, स्केर्सिटी की मेंटेलिटी रहती है कि मुझे मिल जाएगा तो दूसरे को नहीं मिलेगा, दूसरे को मिल जाएगा मुझे नहीं मिलेगा, इसलिए अभाव की मानसिकता से रहता है। और स्वार्थपरक व्यक्ति रहता है, वो हर काम को स्वार्थ की भावना से करेगा, जबकि अल्फा माइंड में इसका उल्टा होता है। अल्फा माइंड वाला व्यक्ति प्रेज फॉर अदर्स, वो दूसरों के लिए प्रार्थना करेगा कि इसको भी जो है लाभ मिले, मुझे लाभ मिले पर दूसरों को भी लाभ मिले। ये एक पैराडाइम चेंज आ गया। अब स्वार्थ की बजाय वो जो है म्यूचुअल बेनिफिट की बात करेगा कि दोनों को लाभ मिले। अब इस अल्फा माइंड में होने से आदमी को चार चीजें प्राप्त होती है। पहली चीज तो है कि उसे वो लकीयर बन जाता है, यानी सौभाग्यशाली बन जाता है। दूसरा क्या है कि वो हैप्पियर हो जाता है, खुश नसीब हो जाता है और खुशहाल हो जाता है। और तीसरी बात क्या है, वो लोगों के लिए हेल्पिंग एटीट्यूड ले आता है और वो ये कहने लगता है माई लाइफ इज द नाउ द बेस्ट लाइफ फॉर मी, माई बेस्ट लाइफ इज नाउ स्टार्ट माई लाइफ, यानी मेरी लाइफ जो है वो आने वाली लाइफ जो है द कमिंग लाइफ इज द बेस्ट लाइफ फॉर मी। उसे भविष्य जो है सुनहरा, सुंदर, सुशील यानी अच्छा लगने लगता है और जीवन में जो है अब उसकी घटनाएं अच्छी अच्छी होने लगती हैं। अल्फा माइंड में जिसने रहने की प्रैक्टिस कर ली वो व्यक्ति क्या खुशनुमा रहता है, उसके जीवन में वो सारी घटनाएं घटने लगती है जो वो चाहता है, और वो जो है परिस्थिति में कम से कम फ्रिक्शन के साथ में चलने लग जाता है, यानी जीवन में वो सारी स्वीट बातें उसके जीवन में होने लगती है जो वो चाहता है। दुनिया उसे बड़ी खुशनुमा, बड़ी यानी सपोर्ट करने वाली, बड़ी स्वीट नजर आने लगती है, यानी फ्रेंडली नजर आने लगती है और उसकी फ्रेंडली कोऑपरेट भी करती है, तो क्रिएटिव कोऑपरेशन की वो स्थिति में आ जाता है। अब अपन ने, ये मेरी बात नहीं है, मैं अपनी बात आगे, ये जॉब सिल्वा अल्ट्रा माइंड ईएसपी जो इतने महान व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने 22 साल के अथक परिश्रम से इस चीज को रिसर्च के तौर पे रखा और अमेरिकन राष्ट्रपति के पास भेजा और बाद में अमेरिका के पेंटागन जो कि वहाँ का डिफेंस का हेडक्वार्टर है उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। ये उनका बताया हुआ है। मैं अपनी बात थोड़ी कहूंगा कि मैं इसमें क्या ख्याल रखता हूँ। मैं ये कहता हूँ जो योग में सांभवी की स्थिति है, जो अध्यात्म के श्री विद्या की स्थिति है, वही जो है इस ईएसपी की स्थिति है। ईएसपी एक छोटे रूप में है, सांभवी और अध्यात्म बड़े रूप में है, लेकिन ये साइंटिफिक है। और अब मैं इसको आपका छोटा सा तरीका बतलाता हूँ कि इसको की कैसे जाए, क्योंकि तरीका बतला देंगे तो आपके ये लाभ में आना शुरू कर देगी। छोटा सा तरीका है वो ये है, आंख बंद कीजिए और बस ये महसूस कीजिए कि ऊपर से अपने इससे स्कल से लेकर के नीचे तक का हिस्सा जो है आपका धीरे धीरे करके कहिए रिलैक्स 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 कहिए। फिर 10 से लेकर के और 1 तक उल्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब ये बोलिए कि जो ही मैं 3
333 3 बार बोलूंगा और सामने मैं कल्पना करता हूं कि एक व्हाइट बोर्ड है, उस पर मैं जो ही ये लिखा हुआ देखूंगा 333, तो मैं इतना ही रिलैक्स हो जाऊंगा या इससे अधिक बाय प्रैक्टिस जो अभी हूं। और उसके बाद में ये तो वह फिजिकल लेवल पे आप रिलैक्स होते हैं। अब मेंटल लेवल के लिए आप बोलेंगे 3, 2, 1 और फिर बोलेंगे 222 लिखा हुआ मैं मेंटल लेवल पे देख रहा हूं। जब मैं ऐसा देखूंगा तो मैं मेंटली इतना ही रिलैक्स हो जाऊंगा जितना अभी हूं, अथवा जो है इससे अधिक बाय प्रैक्टिस। इसके बाद में आत्मिक लेवल पे, सोल लेवल पर आप 3, 2, 1 और फिर 1 लिखा हुआ देखेंगे अपनी जो है डीपर मेंटल लेवल पे 111। और तो जब भी मैं कभी ये 1 लिखा हुआ देखूंगा तो मैं अल्फा माइंड स्टेज में आ जाऊंगा। और जब तक मैं अपने को ये निर्देश नहीं दे दूंगा कि 1 2 3 4 5 6 10 आउट ऑफ अल्फा माइंड कमिंग इनटू बीटा माइंड, जब तक ये निर्देश नहीं दे दूंगा मैं अल्फा माइंड में ही रहूंगा। इस अल्फा माइंड में जब आप रहेंगे तो एक टेक्निक आप इस्तेमाल करें, वो कहलाती है मेंटल विजन टेक्निक। इस मेंटल विजन टेक्निक में क्या है, आप अपने आप को पहले तो बीटा टेक्निक में विजुअलाइज करिए। कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो उसको पहले तो देखिए खुली आंखों, फिर बंद आंख करके उसको विजुअलाइज करिए और उसके बाद में जो है अल्फा माइंड में जाइए और अल्फा माइंड में उसको विजुअलाइज कीजिए। और फिर अपना स्पिरिचुअल गाइड, जो ही आप अल्फा माइंड में रहने लगेंगे तो आपको एक स्पिरिचुअल गाइड खड़ा हुआ है ऐसा महसूस होने लगा। दिखाई नहीं देगा लेकिन महसूस होगा ये कोई न कोई हमारे लिए स्पिरिचुअल गाइड खड़ा है। आप इसको ट्रांसफर कर दीजिए, हैंड ओवर कर दीजिए और आराम की नींद रात को सो जाइए। और दूसरे दिन जब उठेंगे तो आपको कोई न कोई 3 दिनों के अंदर कोई न कोई ऐसा कोइंसिडेंस मिलेगा कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और मजेदार बात ये होगी, जो ही वो सॉल्यूशन दिखेगा आप तत्काल पहचान लोगे और जीवन में उसे काम में लेने लग जाओगे। ये इसकी विशेषता होगी कि वो कंफर्मेशन टेस्ट होगा। वैसे जीवन में कई बार कोइंसिडेंस होते हैं, अरे यार मैंने कहा था ना मत कर, तूने कर लिया, गड़बड़ होगी। लेकिन अब क्या है, आपको जो ही स्पिरिचुअल गाइड के द्वारा वो जब आएगा तो आप उसे देखेंगे, पहचान लेंगे और तत्काल जीवन में भी उतार लेंगे और आप उसका लाभ उठा लेंगे। तो कैसी भी बड़ी हो, चाहे वो कर्जे की प्रॉब्लम हो, चाहे व्यापार नहीं चलता हो, चाहे कोई शिक्षा की प्रॉब्लम हो, चाहे दाम्पत्य जीवन की कोई प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को लीजिए और इस मेंटल विजन टेक्निक का प्रयोग करें, अल्फा माइंड में अपने को लाएं और स्पिरिचुअल गाइड को सौंपें और 3 दिन के अंदर इसका जो है आप समाधान प्राप्त करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।